हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अपने पति अमन की स्टडी मेज पर रखी एक फाइल जिस पर लिखा था रीना चौधरी वर्सेस रघु चौधरी डिवोर्स देखकर मैं चौंक पड़ी। रीना नाम तो बहुत ही जाना पहचाना था। विवाह भी 2 साल पहले हुआ था रीना का रघु चौधरी से, पर वो तो विवाह के 1 महीने में ही अपने पति के साथ विदेश चली गई थी। विवाह के बाद के हनीमून के किस्से भी सुनाए थे, जैसे वो रघु के उस पर टूटकर प्यार करने और उस पर जान तक देने की अदा पर मैं उसके भाग्य पर रश्क करने लगी थी। पर ये अचानक तलाक बात कुछ समझ में नहीं आई। फाइल खोलकर देखी तो उसी के घर का नाम पता लिखा था, मोबाइल नंबर भी था। झट से फोन लगाया। फोन रीना ने ही उठाया। आवाज पहचानते ही पहला सवाल मेरे मुंह से निकला, रीना है क्या? तुम दुबई से वापस कब आई? और अब ये तलाक? मुझे खबर तक नहीं दी। आने से पहले ही मेरा मन बहुत आसान था, सो किसी को कोई खबर नहीं दी। दीदी मानती हो और इस तरह की बातें करती हो, पर यह तलाक क्यों? रघु तो तुम्हें बहुत प्यार करता था। हाँ, प्यार तो शुरू में उन्होंने मुझे बहुत किया, पर धीरे धीरे मैं उनकी कुछ हरकतों और आदतों से परेशान होने लगी। वहाँ रहना तक मुश्किल हो गया। फोन पर कुछ नहीं बता पाऊंगी दी, मिलने पर ही बता दूंगी। अच्छा ऐसा करो, तुम शाम को मेरे घर आ जाओ, खाना भी यही खा लेना। पर यह तो बताओ, तुमने अमन को अपना वकील बनाया, उनसे भी कोई बात नहीं की? मैंने कुछ नहीं किया दी, राम भैया ने ही सारी कार्रवाई की है। मैं तो सिर्फ अपने 4 कपड़े और पासपोर्ट लेकर वापस आ गई थी। सारी बातें सुनकर भैया और पापा तैश में आ गए। माँ ने समझाया भी, इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो, पर उन्होंने एक ना मानी और तलाक की अर्जी दाखिल कर ही दी। जिन जिन कागजों पर मेरे दस्तखत की जरूरत थी मुझसे करवा लिए, और तुमने दस्तखत कर भी दिए। रघु से बात की कि नहीं इस बारे में? आने से पहले से ही वो मुझसे बात तक नहीं करते थे। घंटों अपने कमरे में पड़े पड़े ना जाने क्या सोचा करते। मेरे यहाँ आने के बाद ही एक कार्यवाही शुरू हुई है। रघु तक तो कागज अभी पहुंचे तक नहीं है। दी शाम को मिलती हूँ कहकर उसने फोन रख दिया। मुझे अमन पर बहुत गुस्सा आया। माना अपनी ऑफिशियल और बिजनेस की बातों को वो अपने तक ही सीमित रखते थे, पर रीना तो मेरी सहेली थी। कम से कम यह तो मुझे बताना चाहिए था। उसके तलाक का केस उनके ही पास आया है, और वो भी उनके दोस्त यानी राम के द्वारा। खैर, आज तो वो अपने बिजनेस टूर पर हैं, लौटेंगे तो जरूर पूछूंगी। सोचकर जल्दी जल्दी मैं अपने ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। शाम को लौटते ही खाने की तैयारी में जुट गई। अकेली होती तो कुछ भी ना बनाती, पर रीना के लिए तो कुछ बनाना ही था। उसे चाइनीज खाना बहुत पसंद था, सो जल्दी जल्दी कुछ डिशेज बनाकर ओवन के डोंगों में डालकर रसोई साफ कर दी मैंने। तभी टन से घंटी बजी। दरवाजा खोला तो वही चिर परिचित मुस्कान लिए रीना खड़ी थी, पर आज उस मुस्कान में कुछ मायूसी भी छिपी थी। मैंने उसे अपने गले लगा लिया। 2 बूंद आंसुओं की गर्माहट मैंने अपने कंधों पर महसूस की। चल पगली, ऐसे आंसू टपकाते हैं क्या? अपने आंचल से आंसुओं को पोंछते हुए उसे सीधे अपने बेडरूम में ले आई। पलंग पर बिठाकर साइड टेबल पर रखे जग में से गिलास में पानी उड़ेला और उसे दिया। पानी पीकर शायद उसका जी कुछ अशांत हुआ। कैसी हो दी? मेरी क्या पूछती हो, अपनी बताओ। मैं तो तुम्हारी तलाक की फाइल देखने के बाद से ही सब कुछ जानने को बेताब हूँ। आखिर ये फैसला हुआ क्यों? और देखो तो सही, अमन ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो तो आज स्टडी की सफाई करते समय तुम्हारी फाइल मैंने देख ली तो मुझे पता चला, नहीं तो तुम्हारा तलाक भी हो जाता और मुझे भी पता ही नहीं चलता। तुम तो बताती ही नहीं। कैसे बताती? कितनी खुश थी आप मेरे इस रिश्ते से, और मेरे हनीमून की बातें सुनकर आपने ही एक और हनीमून की तैयारी कर बैठी थी आप तो। हाँ, लेकिन अमन को दूसरे हनीमून मनाने की फुर्सत ही नहीं मिली अब तक। पहला ही जल्दी जल्दी मनाकर वापस आ गए थे। काम का बोझ जो लेकर गए थे सिर पर,
चलो पहले कुछ खा लो, फिर बैठकर बातें करेंगे। आज चाइनीज खाना बनाया है तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत पसंद है ना? ओह दी, सच में कौन सी डिश बनाई है? मैं तो दुबई में रहकर भी अपनी पसंद नापसंद सब कुछ भूल ही गई थी। अब सब कुछ याद आ रहा है। चलो खुद ही सर्व कर लो किचन में आकर, फिर यहाँ बैठकर पुराने दिन याद करेंगे। फिर तो बहुत सी बातें हुई हम दोनों की। रीना की माँ को फोन करके रीना को रात में अपने ही यहाँ रोक लिया। दूसरे दिन छुट्टी भी थी, सो देर रात तक हम लोग आपस में बातें ही करते रहे। फिर ना जाने कब नींद ने अपनी बाहों में दबोच लिया था हम दोनों को। सुबह बड़ी देर में हम लोगों की आंख खुली। रीना झटपट चाय बना लाई। चाय पीते समय मैंने उन सब बातों पर सोच विचार करके रीना को समझाया और पूछा, क्या तलाक ही आखिरी उपाय है तुम्हारी समस्याओं का? दी, आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। क्या आप ऐसे आदमी के साथ पूरी जिंदगी बिता सकती हैं जो 8-8 दिन तक आपसे बात ही ना करे और ना ही इसकी कोई वजह बताए? ऊपर से इतने मूड स्विंग्स। मैं तो चिरौरी करते मनाते मनाते ही थक गई। उन पर कोई असर नहीं होता मेरी बातों का। ऊपर से रात को अपना कमरा अंदर से बंद करके सो जाएं, जैसे मेरी कोई जरूरत ही नहीं है उनको। तो क्या कोई और आ गई है रघु की जिंदगी में? अब आने की जरूरत ही क्या है, पहले से ही है क्या? और तुम्हें पता है कौन है वो? वही तो हुआ, हमारे वहां पहुंचने से पहले ही वहां मौजूद थी अनीता। घर की चाबी भी उसी के पास थी। लगता था घर की मालकिन वही थी। शादीशुदा है क्या? नहीं, शादी वादी में वो विश्वास नहीं करती। लिव इन रिलेशनशिप में ज्यादा भरोसा है उसे। तो क्या वो भी तुम्हारे साथ ही रहती है? नहीं, उसका घर है, अपनी बहन के साथ रहती है। एयर होस्टेस है दोनों। ओहो, तो क्या रघु के साथ संबंध है उसके? मानते तो नहीं, कहते हैं खाली दोस्ती है दोनों की। पर मुझे पूरा विश्वास है शादी से पहले रघु उसके साथ ही रहते थे। कोई सबूत है इस बात का? अगर ऐसा ही था तो शादी क्यों की तुमसे? घर वालों के दबाव में आकर। पर कहते हैं कि मैं उनकी बेस्ट पार्टनर नहीं बन सकती। हर बात में मेरी तुलना अनीता से करते हैं। अब बताइए, हर लड़की की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। अगर वो किन्हीं बातों में मुझसे बेहतर है तो मैं भी उससे किसी बात में बेहतर हो सकती हूँ। ये वो रियलाइज करने की कोशिश ही नहीं करते। मैं तो अनीता को उनकी दोस्त समझकर चुप ही रहती हूँ। पर कम से कम मुझे तो पत्नी का दर्जा दे। ऊपर से उनके व्यवहार के पल पल बदलते रूप कहाँ तक बर्दाश्त करती? इससे तो मैं शादी से पहले ही अच्छी थी। अब तो हंसना बोलना ही खत्म हो गया। इंजॉयमेंट नाम की चीज तो दूर दूर तक नजर नहीं आती उस घर में। तो क्या रघु अपनी जिंदगी एंजॉय करते हैं? घर में तो नहीं करते, हाँ बाहर करते हो तो पता नहीं। मुझे अपने साथ कहीं लेकर भी तो नहीं जाते। बस घर में पड़ी पड़ी बोर होती रहती हूँ। यह तो वाकई में बड़ी समस्या है। तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की? कुछ पूछती हो तो कहते हैं मैं बस ऐसा ही हूँ, और जब मैं पूछती हूँ कि दूसरे लोगों के सामने तो आप बहुत बदले बदले से होते हैं, हंसते बोलते हैं, तो कहते हैं उन्हें दिखावा करता हूँ। ये भी भला कोई बात हुई? इन सब बातों का मेरे दिल पर क्या असर पड़ता है? इस बात से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये सब कब से शुरू हुआ? यहाँ से तो ठीक ठाक ही गए थे तुम दोनों। उन्हीं यादों पर तो जिंदा हूँ अब तक। बहुत प्यार दिया था रघु ने कश्मीर की उन वादियों में। मैं तो फूली न समाई थी अपनी किस्मत पर। सोचती अगर ये लव मैरिज होती तो सारा प्यार शादी से पहले ही खत्म हो जाता। अरेंज मैरिज में प्यार शादी के बाद ही होता है, जो शायद कभी खत्म नहीं होता। पर यह तो 1 महीने में ही ना जाने कहाँ चला गया था। तो क्या वहां जाते ही? हाँ और क्या। और फिर अनीता भी तो वापस मिल गई थी उन्हें। वापस आने के बाद अपनी ससुराल गई तुम। पापा और भैया ने जाने ही नहीं दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ससुराल में कोई इस समस्या को सुलझाने में मदद कर सकता है? मम्मी और भाभी के तो लाडले हैं वो। बहनें भी भैया भैया कहकर जान छिड़कती हैं उन पर। वहां मेरी कौन सुनेगा? हाँ बड़े भाई साहब हैं, शायद कुछ समझा सके उन्हें। ठीक है, तो हम भाई साहब से ही बात करेंगे।
पापा और भैया नाराज हुए तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। दी मुझे डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है, यह तो तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो, अपनी शादी बचाना चाहती हो या तोड़ना? दी, रघु का पहले वाला प्यार मिलता रहे तो मैं क्यों इस शादी को तोड़ना चाहूंगी? समस्या यही है ना कि अब वो मुझे प्यार नहीं करते। ठीक है, आज अमन दोपहर तक आ जाएंगे, उनसे बात करेंगे। तब तक तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। मैंने अपनी अलमारी से एक नई साड़ी निकाली है जो अमन कलकत्ता से लाए थे, रेडीमेड ब्लाउज के साथ। सही नाप ना जानने के कारण कुछ छोटा ही ले आए थे। देखो तो सही, यह ब्लाउज तुम्हें फिट आ जाएगा। नहाकर यह साड़ी पहन लो, यह रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। कहकर मैं खाने और नाश्ते का इंतजाम करने रसोई में चली गई। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। नंदी काकी आई थी काम करने। रविवार को खाना और नाश्ता भी वही बनाती थी। बस मुझे भी फुर्सत मिल गई। रसोई में उन्हें सब कुछ बताकर वापस आई तो रीना नहा धोकर साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसकी मदद की और बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनाकर माथे पर सिंदूर से बड़ी सी गोल बिंदिया लगाकर मांग भी भर दी। हाँ, बंगाली परिवार ही तो था उसका, ससुराल भी कलकत्ता का। शीशे में अपना सवरा रूप देखकर वह स्वयं ही शर्मा गई। तभी ड्रॉर में रखे शंख की चूड़ी और कंगन भी उसे पहना दिए। लोहे की चूड़ी तो वो पहनी ही हुई थी। देखो तो सही, बिल्कुल बंगाली वधू लग रही हो, कहकर मैं भी फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। दोपहर खाने के समय तक अमन भी टूर से वापस लौट आए थे। रीना को सजे सवरे रूप में देखकर एक पल तो वो ठिठक से गए, फिर सहज होकर हालचाल पूछने लगे। इससे पहले कि रीना कुछ बोल पाती, मैंने ही उनसे गुजारिश की कि वो उसके और रघु के तलाक की कार्यवाही कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। ऐसा क्यों? रीना अपनी शादी को बनाए रखने के लिए एक मौका चाहती है, पर उसके घर वाले तो नहीं चाहते। उन्होंने उसकी राय जानी ही कब, यह तो उनकी जबरदस्ती है। अगर तुम कहती हो तो मैं कुछ दिन रुक सकता हूँ, पर अगर राम ने जोर डाला तो भला कितने दिन रुक पाऊंगा? हमें एक कोशिश का मौका तो दीजिए। ठीक है, देख लो कोशिश करके। हमने रघु के घर फोन लगाया। पता लगा उसके भाई साहब किसी काम से हमारे ही शहर में होटल ओबराय में ठहरे हुए हैं। बस हमें तो मन मांगी मुराद मिल गई। खाना खाकर हम सीधे होटल ओबराय पहुंचे। रिसेप्शन से ही उनके कमरे का नंबर लगाया। उन्होंने लॉबी में इंतजार करने के लिए कहा। करीब 10 मिनट में कलाहुदार कुर्ता पैजामा पहने हुए लॉबी में आ गए। रीना को बंगाली दुल्हन के रूप में देखकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, तुम कब आई दुबई से? खबर ही नहीं दी रघु ने। अब चौंकने की मेरी बारी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? कम से कम बताना तो चाहिए था रघु को। बिल्कुल ना समझी है उसकी। अरे दुल्हन पहली बार माँ के घर आए तो यहाँ ससुराल वालों के भी तो फर्ज होते हैं। और अकेले ही आई हो या कोई लेने गया था वहाँ? जी नहीं, कोई नहीं गया था, मैं खुद ही आ गई। और उस बुद्धू मियाँ ने तुम्हें अकेले ही भेज दिया? अरे हम में से कोई चला जाता। अगर मायके भेजना ही था तो कम से कम हमें खबर तो करता। जी, रीना खुद ही वहां वापस ना जाने के लिए लौट आई है। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। क्या? उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया। जी, रीना के घर वालों ने इन दिनों के तलाक के पेपर्स भी तैयार कर लिए हैं। मैंने कहा तो वे सख्ते में आ गए। बोले, इतनी बड़ी बातें छुपाई रघु ने हमसे। ठहरो, मैं अभी बात करता हूँ उससे फोन पर। चलो कमरे में चलते हैं। कमरे तक पहुँचते पहुँचते रंजन भाई साहब काफी उत्तेजित हो चुके थे। हमने उन्हें शांत करवाते हुए पहले पूरी बात सुन लेने की गुजारिश की तो वे थोड़ा शांत हुए। रीना की हर बात को उन्होंने बड़े ध्यान से सुना और फिर हमारे सामने ही रघु को फोन लगाया। अपने बड़े भाई को फोन पर रीना के पक्ष में बोलना रघु को जरा भी अच्छा नहीं लगा। उसने टका सा जवाब दिया, रीना अपनी मर्जी से यहाँ से गई है, यह उसका घर है, जब चाहे वापस लौट सकती है। पर अगर आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उसे वहाँ लेने आऊँ तो
मेरे लिए संभव नहीं होगा, कहकर उसने फोन रख दिया। रीना, तुम अपने पिता से अनुमति लेकर मेरे साथ कलकत्ता चलो, मैं देखता हूँ रघु को, नहीं तो मैं ही लेकर जाऊंगा तुम्हें उसके पास। बात रीना के वहां वापस जाने की ही नहीं है, समस्या रघु के बर्ताव की है, जिससे रीना को वहां उसके साथ रहने में मुश्किल हो रही है। घर में पत्नी के साथ कैसे पेश आना है वही नहीं समझ रहे हैं। मैं समझाऊंगा उसे, आखिर बड़ा भाई हूं उसका। पिताजी के ना रहने पर पाल पोस कर बड़ा मैंने ही किया है उसे, कैसे नहीं मानेगा मेरी बात। तुम दोनों चिंता ना करो, पर व्यवहार में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तो वो ठीक ठाक ही था, वहां जाकर क्या हो गया? मियाँ बीबी में तो खटर पटर होती ही रहती है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो तलाक तक की नौबत आ गई? जो भी कुछ रीना ने मुझे बताया था वही सब मैंने उन्हें हूबहू बता दिया। सब कुछ जानने के बाद उन्होंने प्रश्न सूचक नजरों से रीना की ओर देखा। रीना ने हाँ कहते हुए नजरें झुका ली। उन्होंने बहुत इसरार किया कि रीना उनके साथ कलकत्ता चले, पर उसका जाना तब तक संभव नहीं था जब तक वे स्वयं जाकर रीना के पिता से ना मिलते। इसलिए हम सब ही रीना के घर के लिए रवाना हो गए। रीना के पिता हम सबको एक साथ देकर भौचक्के रह गए। फिर भी उन्होंने शिष्टाचार का पालन करते हुए हम सबको बैठक में बिठाया। बात रंजन भाई साहब ने ही शुरू की। मैं रीना को अपने साथ ले जाने आया हूँ। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? रीना अब यही रहेंगी? क्या आप नहीं जानते कि दुबई में रघु ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया है? जानता तो नहीं था, पर अब जान गया हूँ, और उस पर भी आप उसे यहाँ लेने आए हैं। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, आप हमें एक मौका तो दीजिए। और कल को रीना को या रघु को कुछ हो गया तो ऐसा क्या हो सकता है जो आप इतना घबरा रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि रघु ने आत्महत्या की धमकी दी है? अगर रीना को वहां भेजा तो हम सब जैसे आसमान से नीचे गिरे। यह तो हमें पता ही ना था। मैंने रीना को प्रश्न सूचक नजरों से देखा। उसने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी उसके पिता बोल पड़े, तलाक के कागज तैयार करने से पहले मैंने रघु को फोन किया था सच्चाई जानने के लिए, पर उसने मुझे यही जवाब दिया, यह तो गंभीर मामला है। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा, पर मेरी गुजारिश है कि आप अभी तलाक तक मत जाइए। मुझे मामले की जड़ तक जाने दीजिए। कब तक इंतजार करें हम? कृपया मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। कहते हुए रंजन भाई साहब उठकर चले गए। करीब एक हफ्ते बाद रीना का फोन आया कि रंजन भाई साहब रघु को दुबई से वापस ले आए हैं। रघु ने दुबई की नौकरी छोड़ दी है और काफी बीमार हैं। रंजन भाई साहब चाहते हैं कि अब मैं वापस कलकत्ता आकर रहूं। अगर कोई मुश्किल होगी तो वही उसका हल भी निकालेंगे। मैंने रीना से पूछा, क्या उसके पिता और राम भैया तैयार हैं उसे कलकत्ता भेजने के लिए? उसका जवाब ना में सुनकर मैं चिंता में पड़ गई और दूसरे दिन ऑफिस से सीधे रीना के घर चली गई। वहां उसके पिता से बात करने पर वह एक शर्त पर उसे वहां भेजने को राजी हुए कि वो केवल बीमार रघु को देखने वहां जाएगी, वो भी अकेली नहीं, अगर मैं उसके साथ जाऊं तो। उन्होंने कलकत्ता के एक होटल में हमारे रहने की बुकिंग की और हम एक हफ्ते के लिए कलकत्ता चले गए। रंजन भाई साहब होटल में हमसे मिले और उनके साथ हम सीधे उस नर्सिंग होम पहुंचे जहां रघु भर्ती थे। डॉक्टर की राय थी कि रीना पहले उन डॉक्टरों से मुलाकात करे जो रघु की मानसिक समस्याओं के लिए इलाज कर रहे थे। मेरे लिए यह कोई नई या चौंकाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि आजकल की अफरा तफरी की भाग दौड़ की जिंदगी में हर व्यक्ति किसी न किसी मानसिक दबाव में रहता ही है। पर रीना थोड़ी परेशान जरूर हो गई। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हमें दूसरे दिन का मिला। रंजन भाई साहब ने चाहा कि हम उनके घर चले, पर हमने कहा कि इस समय वे हमें होटल छोड़ दें, घर हम किसी और दिन चलेंगे। होटल पहुंचकर जाने से पहले रंजन भाई साहब ने बताया कि रीना से मिलने के बाद दूसरे दिन ही वो बिना रघु को कोई सूचना दिए दुबई पहुंच गए थे। वहां का नजारा देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। घर अंदर से बंद था और कॉल बेल बजने पर भी कोई उत्तर नहीं आ रहा था।
तो उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, सोफे पर रघु सो रहा था। यहाँ तक कि मोबाइल की भी घंटी नहीं सुन रहा था। संयोग से खिड़की की जाली एक तरफ से निकली हुई थी। वो जाली फाड़कर अंदर पहुंचे तो रघु को बेहोशी की हालत में पाया। पास में ही एक डॉक्टर की पर्ची और कुछ दवाइयां पड़ी थी। प्रदेश का मामला था, कोई बखेड़ा नहीं खड़ा हो जाए, इसलिए सबसे पहले उन्होंने पर्ची पर लिखे डॉक्टर के नंबर पर फोन लगाया। डॉक्टर प्रवीण रघु का ही दोस्त निकला और वो समाचार सुनकर फौरन वहां पहुंच गया। उसने बताया कि 2 दिन पहले रघु अपनी नींद की समस्या लेकर उसके पास आया था कि रात को 3-4 घंटे सोने के बाद ही उसकी नींद उड़ जाती है और फिर सारी रात करवटें बदलती ही गुजरती है। इसलिए उसने 4 गोलियां दी थी। एक ही गोली रोज रात को खाने के लिए, पर चारों गोलियां पत्ते में नहीं थी। इसका मतलब रघु ने चारों गोलियां एक साथ खा ली थी और अब नीम बेहोशी की हालत में था। उसी पर्ची के पीछे रघु ने लिखा था, मैं जीना नहीं चाहता। इसका मतलब रघु ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। डॉक्टर प्रवीण ने अपने क्लिनिक से एम्बुलेंस बुलवा ली थी और उसी समय वहां ले जाकर उपचार किया। जैसे ही रघु थोड़ा ठीक हुआ, उसने बताया कि उसने अपनी कंपनी में इस्तीफा दे दिया है और वो वापस अपने घर जाना चाहता है। इसलिए अब वो उसे कलकत्ता ले आए और डॉक्टर प्रवीण के कहने पर ही उसे यहाँ इलाज के लिए भर्ती किया गया है। डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि वो क्यों जीना नहीं चाहता। इसके लिए घर वालों और विशेष रूप से रीना का डॉक्टर मोदी से मिलना जरूरी है। डॉक्टर मोदी से अपॉइंटमेंट और काउंसलिंग के लिए मैं रीना के साथ ही गई। भाई साहब भी साथ ही थे। जब डॉक्टर से मिलकर रीना वेटिंग रूम में आई तो उन्होंने भाई साहब को अंदर बुला लिया। मैंने रीना की ओर प्रश्न सूचक नजरों से देखा। वो थोड़ी घबराई हुई सी थी। मैंने थर्मस से थोड़ी कॉफी निकालकर उसे पिलाई। थोड़ी एनर्जी आने पर उसने बताया कि डॉक्टर ने कई व्यक्तिगत सवाल पूछे थे रीना से। दोनों पति पत्नी के आपस के संबंधों के बारे में, रघु की आदतों और व्यवहार के बारे में। जितना कुछ वो उसे समझ पाई थी उसने बता दिया। अब डॉक्टर चाहते हैं कि सब परिवार वाले जान जाए कि रघु किस समस्या से होकर गुजर रहे थे और मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ और क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी जिससे इलाज में सहायता मिले, जिसके लिए रीना का रघु के साथ रहना जरूरी है। हाँ, अगर वो उसे उसके हाल पर छोड़कर तलाक लेना चाहती है तो उस पर कोई दबाव नहीं है। वो चाहे तो अपनी मर्जी से निर्णय ले सकती है। जब तक रीना थोड़ी सहज हुई, डॉक्टर मोदी और भाई साहब भी वहां आ गए। दोनों बातें करते हुए वही सोफे पर बैठ गए। डॉक्टर ने हमें बताया कि रघु के व्यवहार में जो बातें दिखाई देती हैं वो उसके बस में नहीं है। वो शायद काफी समय से बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रस्त है और शायद स्वयं भी नहीं जानता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस समय उसे इलाज और देखभाल की सख्त आवश्यकता है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं और रीना तो सन्न रह गए, पर भाई साहब को शायद डॉक्टर की केबिन में ही इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव नहीं थे। डॉक्टर मोदी ने हमें कुछ पेपर्स दिए जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में जानकारी तथा मरीज की देखभाल के बारे में निर्देश लिखे थे और 1 हफ्ते बाद मिलने को कहा। तब तक वे रघु को अस्पताल में ही रखना चाहते थे। अब हमारे पास 1 हफ्ता था सोचने के लिए कि आगे क्या करना है। होटल वापस पहुंचकर रीना गुमसुम और उदास थी। मैं चाहकर भी उसके चेहरे को पढ़ नहीं पा रही थी कि उसके मन में क्या चल रहा था। हम दोनों ने मिलकर डॉक्टर की सारी हिदायतों को पढ़ा और बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज और इस बीमारी को समझने की कोशिश की। ये बीमारी ठीक होगी या नहीं, इसका कोई निश्चित हल नहीं था। रघु के जीवन में व्यवहार में उतार चढ़ाव आते ही जाएंगे और घर वालों को उसकी मानसिक स्थिति को समझते हुए अपने आप को एडजस्ट करना होगा। उन्हें ध्यान देना होगा कि वो बराबर समय से दवाइयां लेता रहे तो लक्षणों को कंट्रोल में रखा जा सकता है। रात के खाने के समय भी रीना अनमनी सी रही। मैंने जानबूझकर उसके मन को नहीं छेड़ा। यह उसकी जिंदगी का अहम मसला था और उसे सोच विचार कर ही निर्णय लेना था। रघु से वो बहुत प्यार करती थी।
उसे ऐसी हालत में कैसे अकेला छोड़ दे। शायद इसी दुविधा में वो सोच में पड़ी थी। अगले दिन सुबह होते ही रीना ने डॉक्टर मोदी को फोन किया और रघु से मिलने की अपनी इच्छा प्रकट की। डॉक्टर मोदी ने हिदायत दी कि 10 बजे वो राउंड्स पर जाएंगे, तब ही वो अस्पताल आए, जिससे अगर रघु उसे देखकर उत्तेजित हो तो वो उसे संभाल सके। आखिर दुबई से वापस लौटने के बाद वो पहली बार रघु से मिल रही थी। जल्दी जल्दी नाश्ता निपटाकर हम लोग अस्पताल पहुंचे। भाई साहब वहां पहले से ही मौजूद थे। ठीक 10 बजे डॉक्टर ने रीना को अपनी केबिन में बुलाया, कुछ निर्देश दिए और अपने साथ ही रघु के कमरे में ले गए। मैं विजिटिंग रूम में बैठी रही, पर वहां की खिड़की से रघु का कमरा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही रीना और डॉक्टर मोदी कमरे में पहुंचे, रघु ने बिस्तर से उठने की कोशिश की। नर्स ने पीछे से सहारा देकर उसे अधलेटा सा बैठा दिया। डॉक्टर ने नर्स से रघु की हालत के बारे में जानकारी ली। जैसे ही रघु ने डॉक्टर के पीछे खड़ी रीना को देखा, उसने अपनी नजरें झुका ली। कुछ अनजानी सी बीमारी का भय, कुछ चिंता और कुछ रघु के पूर्व व्यवहार से आतंकित रीना भी उसे नजरें ना मिला पाई। पर आगे बढ़कर फूलों का गुलदस्ता और गेट वेल सून का कार्ड उसने रघु के सिरहाने रखी मेज पर सजा दिया। कार्ड में उसने पहले ही एक प्रेम भरा संदेश अपने हाथों से लिख दिया था। जब रीना रघु के कमरे से बाहर आई तो मैंने पूछ ही लिया, कैसा है रघु? रीना किसी और संसार में खोई हुई थी। उसकी पलकों पर आंसुओं का इंद्रधनुष छाया हुआ था, जो उसके गालों पर टपकना ही चाहता था। मैंने अपने आंचल से उसकी पलकों को धीमे से छुआ और वो सतरंगे आंसू मेरे आंचल में सिमट गए। रीना मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उसे धीरज बंधाया और हम लोग वापस अपने होटल आ गए। अभी कमरे में पहुंचे ही थे कि बैरे ने एक कार्ड देते हुए कहा कि अस्पताल से कोई दे गया है। अरे ये तो वही कार्ड था जो रीना रघु को आज देकर आई थी। तो क्या रघु ने वो कार्ड बेरंग वापस भिजवा दिया? इस आशंका से जब हम दोनों ने उसे खोला तो रीना की आंखों में खुशी का ज्वार उमड़ आया। रूंधे हुए गले से उसने रघु का संदेश पढ़ा। रीना, आज तो मुझसे मिलने आई तो मुझे अच्छा लगा, कल भी आओगी ना? मुझे उन दोनों के रिश्तों को संवरने की आहट साफ सुनाई देने लगी। मैंने प्रश्न सूचक नजरों से रीना को देखा। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए मेरे हाथों को जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। शायद पति के सारे जुल्म भरे एहसास को उसमें बह जाने दिया। उसने उस धारा में और नए सिरे से उसके प्रति अपने मन में संजोने के लिए नए स्वप्न सजाने लगी। अपनी पलकों पर अब वो गुमसुम नहीं थी। आशा की एक किरण चमक रही थी उसकी आंखों में। इधर मेरी छुट्टी भी समाप्त होने को आ रही थी, पर रीना को मझधार में छोड़कर मैं वापस नहीं जा सकती थी और अकेली वापस लौटकर उसके घर वालों को क्या जवाब देती। इसलिए मैंने अपनी छुट्टी 1 हफ्ता बढ़ा लेने की अर्जी अपने ऑफिस भेज दी और अपने पति को भी सूचना दे दी। आम पतियों की तरह पहले तो वे झल्लाए, पर फिर स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मेरे निर्णय को उन्होंने सही ठहराया। पर रीना के घर वालों को क्या सूचित करूं, इसी ऊहापोह में पड़ी थी मैं। अब डॉक्टर मोदी ने रीना को रोज रघु से मिलने की इजाजत दे दी थी। भाई साहब ने कई बार हम दोनों को अपने घर बुलाया, पर अभी रीना के घावों पर मरहम लगाना बाकी था। सो हमने पहले उन दोनों पति पत्नी के आपस के रिश्ते को संवारने में ही भलाई समझी। जब तक रीना रघु के पास होती, मैं और भाई साहब वेटिंग रूम में बैठकर उसका इंतजार करते। भाई साहब ने मुझे उन सब बातों की जानकारी दी जिन पर उनका ध्यान तब गया जब डॉक्टर मोदी ने उनसे रघु के बचपन और कॉलेज के दिनों के बारे में तरह तरह के सवाल पूछे। उसकी इस बीमारी के लक्षण कॉलेज के दिनों से ही प्रकट होने लगे थे। शायद घर में किसी का ध्यान नहीं गया और उन लक्षणों को उसका सामान्य व्यवहार ही समझा सबने। शायद वो ऐसे ही नेचर का है जैसे कॉलेज के दिनों में 6-6 महीने कई तरह के कोर्स उसने बदले। कभी बड़े ही उत्साह से
एक लाइन पकड़ता, बहुत अच्छे अंक भी पा जाता, पर दूसरे ही क्षण उसे वो कोर्स उबाऊ लगता और फिर वो एकदम डल हो जाता। कई कई दिनों तक अपने कमरे में अकेला ही पड़ा रहता, किसी से बात तक ना करता और किसी काम में उसका मन भी नहीं लगता। पर कुछ समय के बाद अपना मन बदल कर बड़े उत्साह के साथ फिर कोई नया कोर्स ज्वाइन कर लेता। इस तरह 3 साल बर्बाद किए उसने। बड़ी मुश्किल से एक कोर्स बहुत ही अच्छे अंकों से पूरा किया था, जिससे उसे दुबई में नौकरी मिली थी। इसलिए उन लोगों ने उसकी शादी भी कर दी थी। शादी के समय वह बड़ा उत्साहित था और खुशी खुशी रीना को अपने साथ दुबई भी ले गया। उन लोगों ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वहां जाकर सब कुछ यूं पलट जाएगा और आज यह दिन देखना पड़ेगा। अब रघु की बीमारी मेरे लिए एक पहेली बन गई थी, जिसमें शायद रीना भी उलझ कर रह जाएगी। ऐसा सोचकर मैंने इंटरनेट पर जानकारी हासिल करने की सोची। बहुत कुछ पढ़ा मैंने इंटरनेट पर, फिर तो इस उलझन की सारी परतें मानो उघड़ती चली गई। रात को मैंने और रीना दोनों ने मिलकर इस बीमारी के बारे में रिसर्च की, बाइपोलर डिसऑर्डर ग्रस्त लोगों के अनुभव पढ़े और जाना कि अगर रीना अपने तलाक का निर्णय टाल देती है तो उसे आगे जीवन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और कैसे रघु को इस बीमारी के गूढ़तम कष्टों से उबारना होगा। इसके लिए सबसे पहले रीना को रघु का विश्वास जीतना होगा कि वही उसकी जीवन संगिनी है और उसके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, और वो है कि रघु को इस बीमारी से लड़ने में सहयोग देना। काफी सोच विचार के बाद रीना ने अपना जीवन रघु की इस हालत और बीमारी को समर्पित करने का निर्णय ले लिया। विवाह के बाद 1 महीने तक रघु ने उसे जो प्यार दिया था, उसके बदले वो अपना संपूर्ण जीवन उस पर लुटाने को तैयार थी। फिर चाहे उसे अपने जीवन में कितनी भी चुनौतियों को स्वीकार करना पड़े। मैं जानती थी रीना कर्मठ जी वाली लड़की थी, जो मन में ठान लेती थी उसे पूरा करके ही छोड़ती थी। इसलिए मैंने भी उसका साथ दिया। डॉक्टर मोदी से मिलकर उसने अपना तलाक न लेने का निर्णय सुनाया तो डॉक्टर ने रघु और रीना दोनों को साथ बिठाकर काउंसलिंग की। दोनों को इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी दी और आगे की जिंदगी कैसे जीनी है यह भी हिदायतें दी, जिसमें विशेष बात यह थी कि उन्हें इलाज जारी रखने के लिए बीच बीच में डॉक्टर मोदी से मिलते रहना होगा और कभी भी चाहे ऐसा लगे कि रघु ठीक हो रहा है तो भी दवाई अपने आप से बंद नहीं करनी होगी। हो सकता है कभी लक्षणों के बदलने पर दवा भी बदलनी पड़े। कभी ऐसा भी हो सकता है कि रघु खुद ही दवा ना लेना चाहे, क्योंकि इस बीमारी में जब मरीज हाइप पर होता है तो वो जो व्यवहार उस समय कर रहा होता है वो उसी में जीना चाहता है। उसमें उसे बहुत आनंद आता है, जैसे बहुत अधिक खरीदारी करना, किसी किसी काम में बहुत अधिक रुचि लेना, जो पति पत्नी के शारीरिक संबंधों से भी जुड़ी हो सकती है, या फिर अधिक बोलना आदि। और दवा ना लेकर उन लक्षणों को बने रहने देना चाहता है, इसलिए दवा बंद कर देता है, पर उसे इस बीमारी के रिप्लेस होने का डर रहता है। मरीज फिर से गहन अवसाद की स्थिति में जा सकता है, जिससे ये एपिसोड और भी तीव्र अवस्था में उभर कर अपना असर दिखाता है, जिसे वो उस समय नहीं समझ पाता और फिर दोबारा से इस एपिसोड का इलाज करने में ज़्यादा मुश्किल होती है और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाई साहब को यह जानकर खुशी हुई कि रीना ने रघु से तलाक लेने का निर्णय बदल दिया है। उन्होंने हमें अपने घर चलने का आग्रह किया, पर रीना ने एक कहकर टाल दिया कि वो रघु के साथ ही अपनी ससुराल जाना चाहती है जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। भाई साहब ने इस बात की सूचना रीना के पिता को दे दी। पहले तो वो बहुत भड़के, पर रीना के निर्णय के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर रघु और रीना एक साथ अपने घर पहुंचे। मैंने रीना को उसी लाल साड़ी में सजा दिया था जिसमें वो बंगाली दुल्हन लग रही थी। लौटते समय मेरी आंखों में आंसू थे। ना जाने वो रीना से बिछुड़ने के गम के थे या उसका घर एक बार फिर बस जाने की खुशी के, यह मैं आज तक ना समझ पाई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।